हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन की जनवरी 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी हैं जनवरी 2021 के, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, सो सबको ध्यान रखना है कि अपना शॉर्ट नोट्स हर कोई खुद से बनाएगा। ओके, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर आप अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो ये फिर ये आलस जो है ये काफ़ी भारी पड़ेगा। ओके, तो अपना शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए कीजिए। दूसरा पॉइंट है कि जो भी मैं यहाँ समझाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनोगे और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो इस मैगज़ीन से अलग से कुछ आपको बताया जा रहा है उसे नोट करोगे। ओके, तीसरी पॉइंट है कि मैगज़ीन को थॉरोली पढ़ना है। इस वीडियो को मैगज़ीन का ऑल्टरनेट नहीं समझना है। ओके, मैगज़ीन को थॉरोली पढ़ना है, पूरे एक शब्द पढ़ने हैं उसके। 30 पेज तो मुश्किल से पढ़ने होते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भी आप पढ़ सकते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुश्किल से 30-35 पेज में तो पूरी खबर इसमें आ जाती है। तो 30 पेज 30 दिनों में पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, और 30 दिन छोड़ो, 3 से 4 दिन में इसे पढ़ा जा सकता है 2-2 घंटे समय देकर। ओके, तो मैगज़ीन को थॉरोली पढ़ना है। चौथा पॉइंट, कोई शॉर्टकट नहीं। ये सब नहीं ढूंढा करो कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई वो मिल जाए। ये मैगज़ीन्स अपने आप में जब 30 पेज का पूरे 1 महीने करंट अफेयर्स है, इससे शॉर्ट क्या हो सकता है। ओके, तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, और समझने पर ध्यान देना है पूरी तरह से। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझने पे फोकस करना है। ओके, बाकी जो चीज़ें याद करनी हो तो याद हो जाएंगी, लेकिन समझ गए तो जल्दी याद हो जाएंगी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो जनवरी महीने का जो ये मैगज़ीन है, इसमें ये बेसिकली नवंबर महीने का जो भी घटनाक्रम है उसको कवर किया गया है यहाँ पर। तो टोटल 13 न्यूज़ हैं। ओके, जैसे अमेरिका पेरिस समझौते से हटा है, तो समझना यहाँ पे पेरिस समझौता क्या, अमेरिका क्यों हटा और क्या अमेरिका दोबारा जुड़ सकता है, क्या संभावनाएं हैं। जापान के नए युवराज बने हैं, तो जापान की राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है, बहुत सारे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं। आसियान, G20, ब्रिक्स, एससीओ के 2-2 शिखर सम्मेलन हुए हैं, राष्ट्र प्रमुखों का भी और शासन प्रमुखों का। ओके, 2-2 अलग अलग शिखर सम्मेलन हुए, एक राष्ट्र प्रमुख का यानी हेड ऑफ द स्टेट, शासन प्रमुख का यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों का अलग अलग मीटिंग एससीओ के अंतर्गत होता है। चलो, उसके बाद लग्जमबर्ग के साथ भारत और इटली के साथ भारत का शिखर सम्मेलन हुआ है। एपेक का शिखर सम्मेलन हुआ। एपेक 21 देशों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है, इसे भी देखेंगे विस्तार से। हमारे जो थल सेनाध्यक्ष हैं उनका नेपाल यात्रा हुआ है। इसके अलावा जो बाइडन साहब हैं वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। कमला हैरिस अगली उपराष्ट्रपति होंगी जनवरी 20 को, यानी 20 जनवरी 2021 को ये दोनों शपथ लेंगे। बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। ओके, कि एक भारतीय मूल की कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर, खासकर महिला अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अमेरिका के लिए भी काफ़ी हिस्टोरिक है, पहली बार कोई महिला उस पद पे जा रही है, तो इसे देखेंगे विस्तार से। एक निजी कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसे हम लोग समझेंगे। तो पहला न्यूज़ है, अमेरिका पेरिस समझौते से हटा। अमेरिका पेरिस समझौते से क्यों हटा, इसके पीछे जो कारण है अभी हम समझते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट है कि घोषणा ही अमेरिका 1 साल पहले ही कर चुका था कि वो इससे हटेगा। उसके बाद भी अमेरिका को 1 साल का समय दिया गया था कि 1 साल का एक कुछ नियम है वहाँ पर। ओके, कि 1 साल के समय के दौरान दोबारा जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ऐसे अभी भी अमेरिका दोबारा जुड़ सकता है। ओके, अभी भी अमेरिका के पास पर्यवेक्षक का दर्जा है, यानी ऑब्जर्वर का दर्जा अभी भी अमेरिका के पास है। ओके, अमेरिका ऐसा करने वाला एकमात्र देश है जो इस पेरिस समझौते से हटा है। ये ध्यान देने वाली बात है, पेरिस समझौते से हटने वाला अमेरिका एकमात्र देश है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि ये जो पेरिस समझौता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 21वीं मीटिंग में ये समझौता किया गया था। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या है इसे समझते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली क्या है कि UNFCCC 1992 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग हुई थी। ओके,
जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ समिट। ओके, रियो में ये मीटिंग हुई थी 1992 में, और यहीं से एक कन्वेंसन निकला था। ओके, एक एग्रीमेंट जैसा समझो, एक कन्वेंसन था, फ्रेमवर्क कन्वेंसन, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंसन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इसका फुल फॉर्म आपके मैगजीन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लोगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंसन क्लाइमेट चेंज। ये जो कन्वेंसन जो अर्थ समिट से निकला था 1992 में, इस कन्वेंसन का मकसद था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ओके, इसको रोकना है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रोकना है, ये इस कन्वेंसन का मुख्य मकसद था। ओके, तो इसी कन्वेंसन के तहत 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ, उसे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, और इस कन्वेंसन के तहत हर साल मीटिंग होती है, जो भी देश इस कन्वेंसन के सदस्य हैं, तो इन मीटिंग को कॉप कहा जाता है। तो ऐसी एक मीटिंग 2015 में पेरिस में हुई, जिसे COP 21 कहा गया, 21वीं मीटिंग थी, और यहीं पे एग्रीमेंट हुआ, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट। ऐसे इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा जाना भी ज़रूरी है, पर डिटेल से हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तत्काल ये बातें समझ में आनी चाहिए कि 1992 में अर्थ समिट हुई रियो में, और फिर वहाँ पर एक कन्वेंसन निकला, UNFCCC, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसको रोकना था। ओके, उस मकसद से ये कन्वेंसन बना। इस कन्वेंसन के तहत हर साल जो भी देश इसके सदस्य हैं उनकी मीटिंग होती है। ये 21वीं जब मीटिंग हुई थी 2015 में पेरिस में, तो वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। ओके, इस एग्रीमेंट में बराक ओबामा जी का बहुत ही विशेष भूमिका थी। उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार आई तो उन्होंने इसे नुकसानदेह बताया, और वो इससे वापस होने का संकेत दे चुके थे शुरुआत में ही। 2017 में ही लगभग वो वापस हो चुके थे। 19 में उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी, 1 साल का और समय दिया गया, और ये 20 यानी नवंबर 20 में पूरी तरह से अमेरिका हट गया। लेकिन अभी भी जो नए राष्ट्रपति आ रहे हैं, जो बाइडन, इन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि वो पुनः जुड़ेंगे, किससे? पेरिस समझौता से। तो पूरी चांस है कि जब 20 जनवरी को जब ये शपथ लेंगे तो उस समय ये कुछ ही दिनों के अंदर ये घोषणा कर देंगे कि पेरिस क्लाइमेट समिट में दोबारा जुड़ने की कोशिश, दोबारा जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ जाएंगे। ओके, चलो, तो आपको पेरिस समझौता के बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहिए। UNFCCC के बारे में मैंने थोड़ी बहुत यहाँ बताई है, पेरिस एग्रीमेंट में थोड़ी बहुत यहाँ बताई है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहिए। तत्काल की इतना जानकारी काफ़ी है। अगला न्यूज़ है जापान के युवराज से संबंधित। देखो, जापान के जो सम्राट हैं वो नारुहितो जी हैं। जापान में युवराज का भी प्रचलन है कि वहाँ पे युवराज भी होने चाहिए। बहुत दिनों से वहाँ पे कोई युवराज नहीं थे, राजगद्दी जो था वो खाली था, लेकिन इस बार एक युवराज जो है आकाशिनो जी, जो इन्हीं के छोटे भाई हैं, उन्हीं को युवराज का वहाँ गद्दी दिया गया है। जापान में क्या नियम है, केवल पुरुषों को ही राजगद्दी का अधिकार है, महिलाओं को नहीं है। इसी कारण से बहुत दिनों तक ये पद खाली था, क्योंकि जो सम्राट है उनकी भी बेटी हैं और शायद इनकी भी बेटियाँ ही हैं, इस कारण ये पद खाली था। इनकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, युवराज जी की, सम्राट की उम्र तो है ही। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पर महिलाओं को राजगद्दी का अधिकार नहीं दिया जाता है, जापान जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री में भी। ओके, और अभी भी जापान में ये राजा वाला जो सिस्टम है ये अभी भी चल ही रहा है। तो थोड़ी बहुत जापान की जो राज व्यवस्था, जो वहाँ की पॉलिटी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। देखो, जापान जो है वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कह सकते हो संवैधानिक राजशाही है। ओके, संवैधानिक राजशाही। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि वहाँ पर राजा बहुत पावरफुल है। वहाँ का जो राजा है, जिसको एम्पेरर वहाँ पे लोग कहते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बस नॉमिनल पावर है उसके पास। जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही वहाँ के राजा हैं। ओके, उनके पास नॉमिनल पावर है। वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। वहाँ जो एम्पेरर हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द स्टेट है। स्टेट मतलब पूरा राजपाट, पूरा राज। ओके,
उसके वो एम्पायर उसके हेड हैं, लेकिन वहाँ की सरकार कौन चलाती हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हुए? प्राइम मिनिस्टर। सेम जैसे इंडिया में है, लेकिन इंडिया में एम्पायर किसी परिवार से नहीं आता, इंडिया में एम्पायर होता ही नहीं है। इंडिया में कौन? प्रेसिडेंट होता है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, और हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। इसलिए इंडिया क्या है? रिपब्लिक है, जबकि जापान रिपब्लिक नहीं है। ये ध्यान रखना है, जापान रिपब्लिक नहीं है। जैसे ब्रिटेन भी, वो भी रिपब्लिक नहीं है। ओके, तो राजा अभी भी वहाँ पर हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और वहाँ पे युवराज भी बने हैं आकाशिनो जी। जापान में पार्लियामेंट भी है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, कई जगह इसको नेशनल डाइट लिखा रहेगा, तो भी परेशान नहीं होना है, दोनों की चीज़ है। नेशनल डाइट या डाइट जापान की ये पार्लियामेंट का नाम है। ओके, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जापान जो है भारत की तरह ही पब्लिक सॉवरेंटी में विश्वास करता है, यानी डेमोक्रेसी है वहाँ पे। ध्यान रखना है, राजशाही यहाँ भले ही लिखा हुआ है, बट इसका ये बिल्कुल ही अर्थ नहीं लेना है कि जापान में डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि जापान की जो डाइट है, यानी जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ पे लोग ही उनको चुन के भेजते हैं, और फिर ये जो पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। ओके, भले ही प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राजा करता है, एम्पायर करता है, जैसे हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन वहाँ एम्पायर नॉमिनल है। ओके, तो जापान और इंडिया में बहुत कुछ कॉमन है। जैसे वहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ भी पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक है, राज्यसभा है, लोकसभा है हमारे यहाँ भी। जापान में भी 2 सदन हैं। ओके, तो बहुत कुछ कॉमन है। पब्लिक सॉवरेंटी हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी है। वहाँ भी पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। वहाँ भी पार्लियामेंट है, डाइट हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है। तो बहुत कुछ चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एम्पायर है, वो राजा है। ओके, जो सम्राट नारुहितो हैं। ओके, तो जापान रिपब्लिक नहीं है, लेकिन हम रिपब्लिक हैं। तीसरा न्यूज़ है हमारा आसियान का शिखर सम्मेलन। आसियान का ये 37वां शिखर सम्मेलन था। ऐसे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 37वां 38वां एक अंदाज होना चाहिए। हाँ चलो, 37वां शिखर सम्मेलन था। ओके, सबसे पहले आपको आसियान का फुल फॉर्म जानना है। ओके, तो ये सब चीज़ आपके मैगजीन में दिया हुआ है, ये सब चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी फुल फॉर्म है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एशिया का साउथ ईस्ट वाला पोर्शन। ओके, वहाँ जो देश हैं उन देशों का एक ग्रुप है। तो वहाँ पर 10 देश हैं लगभग, तो इन 10 देशों का एक समूह है आसियान। इसकी जो बैठक होती है वो साल भर में 2 बार होती है, और इन 10 देशों के नाम और उनकी स्थिति को मैप में देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मैंने यहाँ मैप एक दिया है, तो इस मैप से भी आप समझ सकते हो। इसके अलावा आप अपना एटलस खोलो, एटलस में उसका सही लोकेशन देखो। आप देखोगे अगर ये एशिया है तो यहाँ पर वो देश आते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा दक्षिण का इलाका हुआ और ये ईस्ट का इलाका हुआ। तो दक्षिण और पूर्व का जो इलाका है, साउथ ईस्ट का जो इलाका है, तो साउथ ईस्टियन नेशंस हुए ये। ओके, तो एशिया के साउथ ईस्ट के नेशंस, ये 10 देश हैं। 10 देशों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस। ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश देखो लगभग जो है इस पूरे रीजन में आते हैं। ओके, इस पूरे रीजन की खूबी क्या है कि इधर इंडिया है, इधर चाइना है। ओके, तो इंडिया और चाइना के बीच में ये पूरा इलाका है। तो ऐसा कह सकते हो कि इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, इंडो चाइना रीजन। तो इन 10 देशों में से जो 5 देश हैं वो इंडो चाइना के बीच में हैं, इंडो चाइना रीजन में हैं, जो ये 5 देश हैं। इसके अलावा जो बाकी 5 देश हैं उनको देखो, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ओके, इवन मलेशिया को भी ले लो। ओके, क्योंकि मलेशिया का जो कुछ भाग है वो इस आइलैंड में भी पड़ता है। ओके, तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये 5 देश को साथ में ले लो। ओके, अब मलेशिया को ले लो इन देशों के साथ, बाकी 5 देशों के साथ। तो पूरे 10 देश है हमारे पास। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये 5 देश हैं अलग। ओके, तो ये 10 देश मिलाकर ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है, आसियान।
ओके। चलो, अब हमें ये समझना है कि भारत जो है आसियान का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। ओके, ये आसियान में 10 देश हैं, भारत उसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। ओके, इन 10 देशों के अलावा कोई भी उसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। जब भी ये आसियान की मीटिंग होती है तो आसियान की मीटिंग के साथ साथ एक भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी होता है। इसके अलावा एक ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन भी होता है। अब RCEP को भी लेकर भी शिखर सम्मेलन होने लगा है। ओके, इसके अलावा पहली बार देखा गया है कि आसियान की महिला नेताओं का भी सम्मेलन हुआ है। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो पहला हमें समझना है कि भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ। भारत जो है इन 10 देशों के साथ अलग से बात करता है। ओके, जब भी इन 10 देशों की मीटिंग होती है तो वहाँ फिर भारत भी जाता है और इन 10 देशों के साथ अलग से बात करता है। तो इस मीटिंग में सीधे सीधे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया। ऐसे ये मीटिंग वर्चुअल हुई थी। ओके, यानी कि ऑनलाइन हुई है। कोरोना का समय चल रहा है, सारी मीटिंग हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे सब ऑनलाइन हुई है इस बार। और तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। हमारी एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये जो आसियान देश हैं ये हमारे केंद्र में हैं। ओके, भारत जो है इस पॉलिसी के तहत जो ईस्ट के जो भी देश है, भारत के ईस्ट में ये 10 देश हैं। ओके, इन पर विशेष रूप से ध्यान देता है और इनके साथ हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों को बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान देता है। इसलिए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आसियान हमारे केंद्र में है। इस पॉलिसी के बारे में विशेष रूप से फिर कभी पढ़ेंगे। ओके, चलो, इसके अलावा भारत का एक विज़न है इंडो पैसिफिक विज़न ऑफ इंडिया, जिसमें भारत एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक जो टर्म है उसको प्रमोट करता है, या भारत कह दो पूरे इंडो पैसिफिक को प्रमोट करता है। इंडो पैसिफिक जो विज़न है उसमें इस पूरे रीजन का जो पैसिफिक सी और इंडियन ओशन है, इस पूरे रीजन में इंडिया को सेंटर में रखते हुए ये विज़न बनाया गया है। इस विज़न में US का भी इंडिया को साथ है। ओके, बेसिकली US ने ही इसको शुरू में सपोर्ट किया था इंडो पैसिफिक विज़न को। US भी चाहता है कि जो पूरा इलाका है इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का, इस ओशन में चाइना सेंटर पे ना रहे, इंडिया सेंटर पे रहे। ओके, ऐसा US भी चाहता है। इसके अलावा एक इंडिया का सागर डॉक्ट्रिन है, जिसमें भारत इंडियन ओशन में जो भी देश हैं उन सभी देशों को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम इंडिया कर रहा है। ओके, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी इंडिया जो है इन सब देशों को सुरक्षा दे रहा है। ओके, खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ इनको भी सुरक्षा दे रहा है। ओके, बाकी सब देशों के अलावे। तो ये हमारा एक सागर डॉक्ट्रिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। ओके, इन सब के बारे में हम लोग जब इंडो आसियान रिलेशंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं ढंग से समझाऊंगा। तो सागर डॉक्ट्रिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक विजन के अंतर्गत। ओके, अच्छा, तो इन सब पे चर्चा हुई, इन सब पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चर्चा की भारत आसियान शिखर सम्मेलन में। इसके अलावा उन्होंने $1 अरब की क्रेडिट लाइन भी दी है आसियान देशों को। तो ये क्रेडिट लाइन क्या होता है? तो क्रेडिट लाइन का अर्थ हुआ कि ये $1 अरब भारत ने आसियान देशों के लिए रख दिया है। आसियान देश जब जब चाहेंगे उसमें से उतना जितना पैसा ज़रूरत हो निकाल सकते हैं। जितना पैसा वो निकालेंगे उनको उतने पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि ये जो कर्ज ही है एक तरह से, लेकिन ये कर्ज ऐसा नहीं है कि एक ही बार में $1 अरब का कर्ज दे दिया गया। क्रेडिट लाइन का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि इतना पैसा उनके लिए रख दिया गया उनके, लेकिन अलग से कुछ रख नहीं दिया गया। कह दोगे क्रेडिट कार्ड की तरह है कि इतना पैसा आप इंडिया से उधार ले सकते हो, जितना उधार आप लोगे उतना पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, बस इतनी सी बात होती है। क्रेडिट लाइन का ये भी फ़ायदा होता है कि जब वो इंडिया से उधार लेते हैं तो कई बार होता है कि वो इंडिया के व्यापारियों से ही सामान खरीदते हैं। तो क्रेडिट लाइन का 2 फ़ायदा हुआ। एक तो फ़ायदा ये हुआ कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उन देशों को। ओके, तो जब भी भारत किसी दूसरे देश को क्रेडिट लाइन देता है तो उसके डबल बेनिफिट होते हैं। तो आसियान देशों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने $1 अरब की क्रेडिट लाइन देने की बात कही। ओके, चलो, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि RCEP, ओके, RCEP का भी शिखर सम्मेलन हुआ। RCEP लगातार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ओके, RCEP जो है ये कुछ और नहीं बल्कि ये 10 देश और बाकी कुछ और भी 5 देश हैं, इन 15 देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की
एक एग्रीमेंट हो चुकी है, फ्री ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हो चुका है, उसी का ये नाम है RCEP। भारत जो है इस RCEP का सदस्य शुरू से रहा है, जब से निगोसिएशन हो रहा है, लेकिन अंतिम समय में भारत ने क्या किया, इससे अपने हाथ पीछे खींच लिया कुछ कारणों से, ये कहते हुए कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो दूध के व्यापारी हैं, हमारे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उन्हें बहुत परेशानी हो जाएगी इस फ्री ट्रेड से। ओके, तो RCEP अलग ही एक टॉपिक है, इसके बारे में अलग से समझना है, लेकिन ये समझना है कि यहाँ पे RCEP का शिखर सम्मेलन हुआ। अभी भारत RCEP में नहीं है डायरेक्टली, इसका अभी से कुछ कुल 15 देश हैं, 10 देश तो ये आसियान के देश हो गए, बाकी 5 देशों का नाम भी आपके मैगजीन में दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड है। ओके, तो ये RCEP है। RCEP का फुल फॉर्म भी सब लोग याद रखोगे, रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट है, रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये RCEP का फुल फॉर्म है। ओके, तो इसके बारे में आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन हुआ। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में क्या होता है कि 10 देशों के अलावे 8 और देश होते हैं, 18 देश यहाँ भाग लेते हैं। अब ये जो 8 और देश हैं, इनमें ये 5 देश तो हैं ही, इसके अलावे US है, रसिया है और इंडिया है। ओके, जो भी मैंने 5 देश को चर्चा की RCEP के अंदर, उसके अलावा भी इसमें US, रसिया और इंडिया। ओके, तो टोटल 10, ये 15 देश और ये 3 देश, 18 देश ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में मिलते हैं और वो भी बातों पे, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। ओके, चलो, इसके अलावा आसियान की महिला नेताओं का भी सम्मेलन हुआ। ये जो ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन है, इसमें भारत की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो उन्होंने जो है इस मीटिंग में भाग लिया था। ओके, ये ध्यान रखना है। और ये जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन था, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भाग लिया था। ओके, चलो, इसके अलावा एक खास बात ये है कि इस मीटिंग में, आसियान की मीटिंग में ईस्ट सी का चर्चा हुआ। अब ईस्ट सी नाम आते ही बेसिकली जापान का जो सी है, जो जापान सी है, उस जापान सी को ही ईस्ट सी कहा जाता है। अभी तक की जो आप मैप्स वगैरह में देखोगे तो जापान सी को ही ईस्ट सी अभी तक ये कहा जाता है। ईस्ट सी का जो ये नाम है, जो इस मैगजीन में भी चर्चा किया गया है, चाहे इस सम्मेलन के दौरान जो चर्चा किया गया है, ये ईस्ट सी बेसिकली साउथ चाइना सी को कहा जा रहा है। जो साउथ चाइना सी में चाइना लगातार अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जो पूरी कोशिश कर रहा है, उस साउथ चाइना सी को ही ईस्ट सी कहा जा रहा है। बेसिकली साउथ चाइना सी को ईस्ट सी वियतनाम कहता है। इस बार वियतनाम ही आसियान का चेयरमैन था। ओके, यानी वियतनाम की ही अध्यक्षता में आसियान की मीटिंग हुई, तो वियतनाम के कारण ही इस बार ईस्ट सी ज़्यादा चर्चा में रहा रादर देन साउथ चाइना सी। तो ये जो ईस्ट सी है जिसकी चर्चा इस सम्मेलन के दौरान हुई थी, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये साउथ चाइना सी को ही ईस्ट सी कहा जा रहा है। जो लगातार साउथ चाइना सी आप लोग पेपर में पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ईस्ट सी का चर्चा है। और ईस्ट सी अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे या कहीं भी, तो आपको क्या मिलेगा, जापान सी को ईस्ट सी कहा जा रहा है। जापान सी का भी गूगल में सर्च कर देखना कहाँ पर है, उसका लोकेशन तय करना। ओके, चलो, तो ये चर्चा इसलिए हो रही थी कि साउथ चाइना सी में जो चीन का कुछ एक्टिविटी है जो दुनिया को पसंद नहीं आ रहा, 9 लाइन करके एक वहाँ पे चीन ने अपना एक बॉर्डर जैसा बना रखा है। ओके, बॉर्डर इन द सेंस कि चीन ने वहाँ पे कह रखा है कि इस 9 लाइन के अंतर्गत जो भी इलाका है वो हमारा है। ओके, ऐसा चीन का मानना है, ऐसा चीन का कहना है, उसको वो असर्ट भी करता है। लेकिन ये चीज़ जो है UN क्लॉज के खिलाफ है। UN क्लॉज के बारे में भी फिर अलग से कभी पढ़ना होगा, क्योंकि इसके बाद चर्चा लंबा हो जाएगा। UN क्लॉज का सिंपल सा आधार ये है कि ये जो है एक तरह का कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी पर। UN का एक कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी, यानी कि समंदर के अंदर कितने किलोमीटर तक, कितने मील तक किस देश का अधिकार रहेगा, उसके बारे में चर्चा है UN क्लॉज में। ओके, तो UN क्लॉज के नियमों का उल्लंघन चीन कर रहा है अपने 9 लाइन के द्वारा। ये चीज़ यहाँ पर चर्चा का मुख्य बिंदु रहा। तो ईस्ट सी पे काफ़ी कुछ चर्चा हुई। इस सी का अर्थ साउथ चाइना सी हुआ। आसियान के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो कि आसियान क्या है, क्या नहीं है वगैरह। 10 देश हैं, 8 देश और इसमें आके जुड़े। ओके, जो ईस्ट एशिया समिट की तरह में मिलते हैं। यही बेसिकली जानना है आसियान के बारे में। भारत आसियान संबंध भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है, उसे भी हम लोग अलग से कभी पढ़ेंगे। चलो।
अगला टॉपिक हमारा G20 का शिखर सम्मेलन। G20 का भी शिखर सम्मेलन हुआ इस बार। ये 15वां शिखर सम्मेलन था, सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुआ। अगला सम्मेलन इटली में होगा, 2023 में भारत में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। इस सम्मेलन कुछ अपना थीम था, थीम याद नहीं रखना है लेकिन जान सकते हो। थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ओके, ये थीम था, याद नहीं रखना है बट इसका अर्थ समझो, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। ठीक है, बस इतना अर्थ समझ के इसको रहने देना है। कोविड-19 महामारी के प्रभावों पे भी चर्चा हुई, उसके उपायों पे भी चर्चा हुई। ऐसे ये चर्चा लगभग हर मीटिंग में हुई है, चाहे वो SCO की मीटिंग हो, चाहे वो आसियान की हो, चाहे वो G20 की हो, सब जगह कोविड-19 का प्रॉब्लम जो है छाया रहा। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो है एक साइड इवेंट हुआ था G20 में यहाँ पे, वो साइड इवेंट का नाम था सेफ गार्डिंग द प्लानट। इस सेफ गार्डिंग द प्लानट, ये साइड इवेंट का जो टॉपिक है कि हमें प्लानट को सेफ गार्ड करना है, को सुरक्षित रखना है। तो ये भी जो टॉपिक है, वो टॉपिक कहीं ना कहीं कोरोना से ही संबंधित है। तो यहाँ पर कोरोना के अलावा क्लाइमेट से भी संबंधित इस टॉपिक को रखा जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपने स्पीच में कुछ खास बातें कही थी। उन्होंने कहा था हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस दिशा में अग्रसर है। इसके अलावा उन्होंने कहा था 2030 तक 26 मिलियन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य उन्होंने इस मीटिंग के दौरान चर्चा में कहा कि हम 26 मिलियन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं 2030 तक। पहले ये लक्ष्य जो है वो 21 मिलियन का था। ओके, 21 मिलियन हेक्टेयर है, ये हेक्टेयर यहाँ पे छूटा हुआ है, आप लोग लिख लोगे 21 मिलियन हेक्टेयर। ओके, और ये पहले 21 मिलियन हेक्टेयर का था, अब बाद प्रधानमंत्री जी ने इसे 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया था। ओके, अच्छा, ये क्या है, देखो, जो ज़मीन जो खराब हो गई होती है उसको हम बंजर भूमि कहते हैं, जहाँ जो उपजाऊ बिल्कुल नहीं रह गई। तो बंजर भूमि होने के कारण या बंजर भूमि की संख्या या उसका एरिया बढ़ने के कारण बहुत सारे सामाजिक आर्थिक समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। जहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाती है, वहाँ के लोगों को खाने पीने से लेकर हर चीज़ का दिक्कत हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सामाजिक समस्या वहाँ शुरू हो जाती हैं। ओके, कहीं ना कहीं लूट मार, क्राइम वगैरह और दूसरी तरह की सामाजिक बुराइयाँ, ये सब चीज़ वहाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो लैंड रेस्टोरेशन, लैंड को फिर से उपजाऊ बनाने की क्रिया को हम लोग यहाँ लैंड रेस्टोरेशन कहते हैं। तो हमारा टारगेट है कि 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक हम करेंगे क्या, फिर से उपजाऊ बनाएंगे। ऐसे ये टारगेट भी छोटा ही है क्योंकि इंडिया में लगभग 96 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो क्या है, बंजर है। तो उसको फिर से उसमें से 26 को ठीक करना है। चलो ठीक है, और एक टर्म होता है उसको थोड़ा सा जान सकते हो, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ओके, लैंड जो डिग्रेड हो रहा है यानी लैंड जो खराब हो रहा है उसमें न्यूट्रलिटी अचीव करनी है। ओके, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यानी कि आगे लैंड और डिग्रेड ना हो, या जितना लैंड डिग्रेड हो रहा है उतना ही लैंड को हम रेस्टोर भी कर लेंगे, अपग्रेड भी कर लेंगे, तो टोटल मिला के 0 हो जाएगा। यानी कि अब और एक्स्ट्रा लैंड को डिग्रेड करने नहीं देना है। तो ये भी टारगेट किया जा रहा है दुनिया भर में देशों के द्वारा। एक UNFCCC की तरह ही एक और कन्वेंशन है UNCCD, उसके तहत इस चीज़ की कोशिश की जा रही है। बट UNCCD के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तत्काल बस आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का टारगेट है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का। ओके, चलो, इसके अलावा G20 के बारे में जान सकते हो, G20 में कौन कौन से देश है। यहाँ मैंने एक मैप दे दिया है, इसमें जो भी आपको दिख रहा है, जो वायलेट जो बैगनी कलर के जो भी देश है, ये सब G20 के देश है। बहुत इंपॉर्टेंट देश है, दुनिया के सबसे विकसित या विकासशील जो सबसे बड़े बड़े देश हैं उन देशों का एक समूह है। ओके, तो इसके बारे में एक बार जान लेना कौन कौन से देश G20 में आते हैं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स का भी शिखर सम्मेलन हुआ इसी बार। ओके, नवंबर में ही हुआ। ये रूस की मेज़बानी में हुआ, 2021 में भारत की मेज़बानी में ये होगा। नेतृत्व इस बार मोदी जी ने किया ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में। हमेशा मोदी जी ही करते, जो प्रधानमंत्री वही जनरली जाते हैं। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन में खास बात कही थी ये कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को भी उन्होंने दोषी ठहराया था। अब इस सम्मेलन में खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हुए थे और सबको मालूम है कि शी जिनपिंग ने कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद को, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो आतंकवाद को भी वो सपोर्ट करते हैं, लगभग ऐसा लगता है। ओके, पाकिस्तान के जो भी दुर्दांत आतंकवादी लोग हैं उन पे जो भारत बैन लगाने की कोशिश करता है,
तो बीच में आकर उसको बचाते हैं वीटो पावर के द्वारा यूएन में वगैरह वगैरह, यूएनएससी में। तो एक तरह से डायरेक्ट अटैक था वो चाइना पे ही कि आप आतंकवाद को समर्थन देते हैं तो आप भी दोषी हो, ऐसे उन्होंने नाम लिया नहीं था। इसकी भी कुछ थीम थी, बट फिर वही है कि सब थीम को याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ये थीम था इस बार का। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सब थीम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, देख लिया करो बस है क्या। ब्रिक्स की संस्थाएं, ब्रिक्स की कौन कौन संस्थाओं का भी चर्चा हुआ है इसमें, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको पहले हम लोग ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते थे, इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, बाद में इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक हुआ। ओके, ये जो बैंक है, ये बैंक इसका हेडक्वार्टर लिख लो सब, इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी चीज़ जान सकते हो कि इस बैंक का काम क्या है। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हो, चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट हो, पब्लिक प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, ओके, उन प्रोजेक्ट को ये फिनांस करता है, उनको ये पैसा मुहैया कराता है। लोन के रूप में भी करा सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में शेयर्स भी खरीद सकते हैं। ओके, तो वो पैसा फिनांस करता है, यानी उन प्रोजेक्ट की गारंटी भी दे सकता है किसी दूसरे बैंक को। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को पैसा चाहिए, अगर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक गारंटी दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में घाटा होगा तो हम देख लेंगे, तो कोई दूसरा आदमी भी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये गारंटी भी देता है। इसके अलावा ये भी चीज़ जान लो, ये बहुत ख़ास बात होगी कि इस बैंक में जो 5 देश हैं, ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश है, ये ध्यान रखना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश है ब्राज़ील में। इन पांचों देश का इक्वल शेयर है इस बैंक में। ओके, इक्वल शेयर है इस बैंक में, ये ध्यान रखना है, इन पांचों देश का, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में या न्यू डेवलपमेंट बैंक पे। ओके, उसका अभी नाम उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ओके, इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, हम लोग चर्चा, संघाई में एक ब्रिक्स टावर करके है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें क्या है कि हर देश को 1 वोट की पावर दी गई है, किसी देश के पास वीटो पावर नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अभी ऐसे अभी जो है कुछ कारणों से जो समीकरण चेंज हो रहे हैं, तो ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, एससीओ का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए थोड़ा कम होते जा रहा है, और भारत जो है पश्चिमी देशों की तरफ, अमेरिका की तरफ झुकाव थोड़ा भारत का ज़्यादा हो रहा है। रूस और चीन आपस में बहुत गहरे दोस्त बनते जा रहे हैं, और भारत रूस चीन से थोड़ा दूर होते जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीन है, चीन की विस्तारवादी नीतियाँ हैं। ओके, चलो, इसी शिखर सम्मेलन में रूस ने भी कुछ चर्चा की, रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में, कि उसने कहा कि जो हमने जो वैक्सीन बनाया है स्पुतनिक 5, ये वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका निर्माण जो है इसका, वो भारत और चीन मिलकर कर सकते हैं बड़े नंबर्स में। ओके, क्योंकि रूस ने इसको बना तो दिया, बट लार्ज लेवल पे इसका प्रोडक्शन जो है, इसका उत्पादन जो है बहुत मुश्किल है, कहाँ पर? रूस में। इसलिए उन्होंने भारत चीन को कहा है कि ऐसा आप कर सकते हो। एक और टर्म था कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये भी आगे मैगजीन में दिया हुआ है। इस टर्म के बारे में बस इतना ही सा जानो कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जैसे 1991 में इंडिया में हुआ था कि हमारे पास कुछ ही सप्ताह के पैसे बचे हुए थे जो हम बाहर से तेल खरीद सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ यही होता है कि हम जब बाहर से कुछ मंगाते हैं और हम बाहर कुछ बेचते हैं, तो जो बैलेंस बचता है, ओके, उसका हमें बाहर पेमेंट करना होता है। जैसे बाहर से हमने मंगाया 100 रुपये का सामान और बेचा 50 रुपये का सामान, तो 50 रुपये हमें बाहर के देशों को देना पड़ेगा वापस। तो ये 50 रुपये जो बैलेंस बनता है, इसका पेमेंट करना होता है। अब बाहर के देशों को हम पेमेंट अपने रुपया में नहीं दे सकते, क्योंकि वो देश रुपया मिलेंगे नहीं, तो हमें ये पेमेंट करना होता है डॉलर में। तो यही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ऐसे ये भी एक टॉपिक है, इसके बारे में इकोनॉमिक्स में मैं धीरे धीरे पढ़ाते रहूँगा। इकोनॉमिक्स के लगातार अभी मैं वीडियोस धीरे धीरे डाल रहा हूँ, आगे भी डलती जाएगी। ओके, तो डॉलर जो है वो जो $50 जो पेमेंट करना है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो जब भी किसी देश के पास ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसा नहीं है, डॉलर्स नहीं है, तो वैसे केस में ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से उसको फ़ायदा मिल सकता है। इन 5 देशों में से किसी को फ़ायदा मिल सकता है। तो ये चीज़ है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ब्रिक्स के अंतर्गत। ओके, चलो, तो ध्यान रखना बस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को झेलने के लिए ये बनाया गया कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट।
अगला न्यूज है एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन। ओके, तो एससीओ के राष्ट्र प्रमुख, तो एससीओ में 8 देश हैं। ओके, इन 8 देशों के लिए मैंने यहाँ एक मैप दे दिया है। इस मैप में आप सर्च करोगे कौन कौन से देश हैं। ओके, इसके अलावा आप गूगल मैप पे जाओ या आपके पास जो एटलस होगा, एटलस में जाओ, देखो 8 देशों का स्थिति क्या क्या है, उसके बारे में ढंग से जानो। ओके, और इन 8 देशों में मैं देशों का नाम बता देता हूँ, जैसे भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है। ओके, ये 4 देश हुए। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के 4 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ओके, इन 8 देशों का नाम आपको याद रखना है। ओके, और इनकी स्थिति भी ध्यान से जानना। जो ब्लू ब्लू में है ये सब एससीओ के ही देश हैं। ओके, तो एससीओ का जो निर्माण हुआ था वो बेसिकली मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में कुछ सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में ऐसा इसका निर्माण किया गया था, एससीओ को बनाया गया था, एससीओ को संगठन बनाया गया था। ओके, बाद में धीरे धीरे इसमें और भी देश जुड़े। 2017 में जाकर भारत और पाकिस्तान को इसका पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। ओके, चलो, तो ये एससीओ के राष्ट्र प्रमुख, बेसिकली एससीओ में जो भी देश थे भारत पाकिस्तान से पहले, वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, राष्ट्र प्रमुख मतलब हेड ऑफ द स्टेट, वो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनकी अलग से मीटिंग होती है। और इसके अलावा एससीओ की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी अलग से मीटिंग होती है। ओके, लेकिन अब सवाल ये है कि एससीओ में जो भी हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जनरली वहीं वहाँ के प्रेसिडेंट ही वहाँ के सबसे पावरफुल लोग होते हैं। एससीओ के जो भारत पाकिस्तान के अलावा जो 5 देश हैं। लेकिन भारत में क्या है या पाकिस्तान में क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो इस कारण से राष्ट्र प्रमुखों का जो शिखर सम्मेलन होता है, तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट ना भाग लेकर हमारे या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भाग लेते हैं। ये समझने वाली बात है, हमारे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भाग लेते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। भले ही ये मीटिंग राष्ट्र प्रमुखों का है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर भाग लेते हैं। क्योंकि जैसे हमारे चीन से सी जिनपिंग ने भाग लिया। अब सी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्हीं के पास सारा पावर वहाँ पर है। ठीक है, वही वहाँ की मेन करता धरता है। तो वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हमारे यहाँ के सब करता धरता है। तो उनके सामने जो कंपैरिजन अगर देखा जाए तो सी जिनपिंग यानी कि चीन के राष्ट्रपति का कंपैरिजन भारत के प्रधानमंत्री से होना चाहिए। इसलिए राष्ट्र प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे ही एससीओ का फिर शासन प्रमुखों का यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट का ये जो मीटिंग हुआ, तो इस मीटिंग में इस बार चूँकि भारत के पास क्या था, इसकी अध्यक्षता थी, भारत की मेज़बानी में ये होनी थी, इसलिए भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जी ने भाग लिया। अक्सर इस मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये लोग भाग लिया करते हैं, लेकिन चूँकि इस बार भारत के पास मेज़बानी थी, इसलिए एक बड़े पद के लोग जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि ऑलरेडी उस पुराने वाले में जैसे कि ये राष्ट्र प्रमुख वालों की मीटिंग में भाग उन्होंने ले लिया था, इसलिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ना आकर यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी एम वेंकैया नायडू ने भाग लिया। ओके, एससीओ की जो शासन प्रमुखों का शिखर सम्मेलन था, इसमें कुछ खास बातें सामने आई जो हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल कुछ देश कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान पर एक तरह से अटैक था। ओके, कि आतंकवाद का राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल कुछ देश कर रहे हैं। ओके, ऐसे उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन ये पाकिस्तान पे ही अटैक था। BRI परियोजना, जिसको पहले OBOR, वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था, अब उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जा रहा है। आपके मैगजीन में इसे बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कहा है, बट इसका फुल फॉर्म बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है। ओके, अच्छा, तो BRI परियोजना को जो है भारत को छोड़कर जो भी बाकी देश है एससीओ की, जो 7 देश हैं, ओके, चाइना सहित, सब ने इसको समर्थन दिया। भारत ने BRI को समर्थन नहीं दिया। ओके, क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? तो भारत ने विरोध इसलिए किया क्योंकि चाइना जो है अपने विस्तारवादी नीति को ख़त्म नहीं कर रहा। दूसरा क्या कि वन बेल्ट वन रोड के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है BRI के तहत, ओके, ये हमारे देश के ही कुछ क्षेत्रों से होकर, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान ने उन क्षेत्रों को दे दिया है चीन को। ओके, तो भारत इसके भी विरोध में है।
तो भारत जो है BRI परियोजना के पूरी तरह से विरोध में है, जबकि बाकी जो 7 देश हैं वो इसके समर्थन में थे। चलो BRI के बारे में थोड़ा और जान सकते हो। BRI में क्या हो रहा है, तो इसमें रोड्स बनते हैं, इसमें पोर्ट्स में भी बनाने में सहायता दिया जाता है, इसमें फ्लाईओवर्स, इसमें इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें, वो सब जो है इसमें बनती है किसमें, BRI के तहत। इसमें चाइना का फिनांस, चाइना का पैसा लगा रहता है। चाइना इनको जो है एक ऐसा जनरली कहा जाता है कि चाइना हाई इंटरेस्ट रेट पे जिन जिन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है उन सब देशों में पैसा देता है। ओके, और कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि चाइना इसके द्वारा उन देशों को अपने लोन ट्रैप में, ओके, एक कर्ज के एक ट्रैप में, एक फांस में फंसाना चाहता है। ओके, तो इसमें से मैंने कहा रोड्स बनते हैं, रेल्स बनते हैं, ओके, समुद्री मार्ग से भी जोड़ा जाता है देशों को। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम इसके थ्रू चाइना करता है अपना। उसके चाइना के पास काफ़ी अभी डीप पॉकेट है, काफ़ी बड़ा फिनेंशियल, काफ़ी अच्छे फिनेंशियल पोजीशन में चाइना अभी खड़ा है। तो इतना जो फिनांस है उसके पास, अब उसके पास उतनी अपने देश के अंदर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर उसको अवसर बाहर के देशों में इन्वेस्ट करने का मिल रहा है, जहाँ से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। इसलिए चाइना ऐसा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहाँ वो पैसा दे रहा है उन देशों को, उनसे इंटरेस्ट में उसको बेनिफिट हो रहा है, साथ साथ उसको कुछ स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी हो रहा है। उन सब देशों पे एक सामरिक कंट्रोल भी चाइना का हो रहा है। ओके, तो ये सब कारणों से चाइना ये BRI परियोजना चला रहा है, भारत इसके विरोध में है। अगला न्यूज़ है लक्जमबर्ग और भारत का शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 2 दशकों में पहली बार ये शिखर सम्मेलन हुई। लक्जमबर्ग के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ज़ेवियर बेटल, ये नाम याद रख सकते हो। अभी भारत ने PSLV C49 के द्वारा जो EOS-1 जो छोड़ा है, ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, उसमें भारत ने 9 सैटेलाइट्स भी छोड़े थे। और ओके, तो ये जो 9 जो और सैटेलाइट्स थे, इनमें से 9 में से 4 जो हैं वो लक्जमबर्ग के थे। ओके, तो EOS तो छोड़ा ही गया PSLV C49 से। EOS के अलावा 9 और फॉरेन देशों की सैटेलाइट्स छोड़े गए। उस 9 में से 4 लक्जमबर्ग के थे। यानी लक्जमबर्ग जो है इसरो से काफ़ी कुछ सहायता लेता है। ऐसे लक्जमबर्ग भी उन खास गिने चुने देशों में से हैं जो अंतरिक्ष में एक्टिव है, स्पेस में एक्टिव है। ओके, इसके अलावा लक्जमबर्ग के साथ हमारे अच्छे आर्थिक संबंध हैं, जैसे कि हमारे बैंक्स, उनके बैंक्स के बीच में, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के बीच में काफ़ी सारे MOUs भी हुए हैं। ओके, बट वो सब चीज़ याद रखना ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ सकते हो उन्हें। अगला हमारा 9 नंबर में भारत इटली शिखर सम्मेलन। ओके, इटली के साथ भी शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, बस ये ध्यान रखना है इटली के प्रधानमंत्री कौन है हमारे अभी, तो ग्यूसेप कॉन्ते। ओके, ग्यूसेप कॉन्ते जो है अभी हमारे इटली के प्रधानमंत्री हैं। और कोरोना संक्रमण से इटली में काफ़ी भारी जनहानि हुई थी। ओके, जनहानि हुई थी, तो इस में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संवेदना व्यक्त की है इटली के साथ। और आपको चाहिए थोड़ा बहुत भारत EU संबंध के बारे में, तो भारत EU संबंध के बारे में अलग से वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। ओके, तो इसे जान सकते हो थोड़ा बहुत। ओके, अगला न्यूज़ है एपेक का शिखर सम्मेलन। तो एपेक जो है ये 21 देशों का ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, एशिया पैसिफिक का जो इलाका है, यानी आप पैसिफिक सी जो है, पैसिफिक सी में आप देखोगे पैसिफिक सी के आसपास इधर एशियन कंट्रीज़ हैं और उधर अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ओके, तो इनके ही बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो 21 देश हैं उनके नाम आपके मैगजीन में दिया हुआ, उनका नाम देखोगे, उन सबका लोकेशन भी देखोगे, कहाँ कहाँ कौन से देश लोकेट होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से देश हैं। तो इस बार जो एपेक का शिखर सम्मेलन हुआ था ये मलेशिया की मेज़बानी में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना, भारत जो है एपेक का मेंबर नहीं है, भारत एपेक का सदस्य नहीं है। ओके, अमेरिका, चीन इसके सदस्य हैं। और अमेरिका चीन में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसके कारण ये जो इस बार की जो मीटिंग हुई ये निष्कर्ष विहीन समाप्त हुई, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, देशों ने कोई साझा घोषणा नहीं की। ओके, एक कंबाइंड डिक्लेरेशन हर मीटिंग के बाद होती है, तो वैसी कोई डिक्लेरेशन इस मीटिंग के बाद नहीं हुई, ये चीज़ ध्यान रख सकते हो थोड़ा बहुत। इसके अलावा एक पुत्र जाया विज़न 2040 करके जो है इस मीटिंग में देखा गया। क्या है ये पुत्र जाया या जाया विज़न 2040? तो पुत्र जाया एक सिटी है, कहाँ की, मलेशिया की, चूँकि मलेशिया मेज़बानी में हो रहा था। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है। राजधानी क्या है मलेशिया की? कुआलालंपुर। ओके,
ये जो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी जो है, इसकी क्या खूबी है कि यहाँ पर इसकी पार्लियामेंट कुआलालंपुर में है, मलेशिया के जो किंग भी हैं वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन इसी कुआलालंपुर के साउथ में एक और सिटी बनाई गई है, प्लान्ड सिटी बनाई गई है, उसका नाम क्या है, पुत्रजया। ओके, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ओके, यानी कि जो प्रधानमंत्री वगैरह ये लोग जो है वो यहाँ पर बैठते, पार्लियामेंट यहाँ है, किंग भी कुआलालंपुर में है, नहीं पुत्रजया में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ये। ओके, इसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ये। ओके, ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। चलो, और इसके अलावा थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि जो मलेशिया का जो ये बेसिकली जो मलेशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे, ओके, उनके द्वारा ही ये सब चीज़ किया गया था, उनकी जो मर्जी थी उनके हिसाब से सब चीज़ हुआ था। ओके, कि पुत्रजया करके एक शहर था, ये वहाँ के हिस्टोरिक शहर भी, हिस्टोरिक सिटी भी हैं। ओके, चलो, एपिक का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में, ये भी ध्यान रखा जा सकता है। तो पुत्रजया में चूँकि ये मीटिंग हुई एपिक की, इसलिए वहाँ पर अगले 20 सालों का एक कार्यक्रम बना। इसी कार्यक्रम को पुत्रजया विजन 2040 कहा गया। एपिक के देशों का अगले 20 सालों का एक कार्यक्रम बना, उस कार्यक्रम को एपिक या पुत्रजया विजन कहा गया। ओके, ये ध्यान रख सकते हो। इसके पहले ये लोग जो है वो बोगोर गोल्स करके एक विजन था, उसके तहत काम कर रहे थे। ओके, बोगोर जो है इंडोनेशिया का एक शहर है। अब वो लोग किस विजन के तहत काम करेंगे, पुत्रजया विजन के तहत काम करेंगे। ओके, चलो, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति, जो बाइडेन जो है वो अमेरिका की अगले राष्ट्रपति होंगे। ओके, कमला हैरिस अगली उपराष्ट्रपति होंगी, भारतीय मूल की। ओके, ये बहुत ही खास बात है, सब लोग इसका ध्यान रखोगे। अच्छा, निर्वाचक मंडल जो है वहाँ का अमेरिका का वो 538 सदस्यों का होता है। क्या है निर्वाचक मंडल, इसको समझते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति को चुनाव होता है वो दिखता है कि सीधे सीधे लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे लोग वोट नहीं करते। ओके, लोग जो है कुछ खास लोगों को वोट करते हैं अपने अपने राज्य से, और वो कुछ खास लोग जो हैं वो टोटल संख्या में 538 होते हैं। इन लोगों को हम लोग इलेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इलेक्टर्स कहते हैं। ओके, इन्हीं इलेक्टर्स के समूह को ही निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। अब ये जो समूह होता है वो राष्ट्रपति को चुनता है अमेरिका में। ओके, ध्यान रखना, लोग इनको चुनते हैं, इन 538 लोगों को चुनते हैं। ये 538 लोग फिर मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ओके, और ये 538 लोग अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। ओके, अच्छा, अब क्या होता है कि इन राज्यों में हर एक राज्य को सीट दिया गया है। सीट मतलब क्या, किस राज्य के अंदर कितने इलेक्टर होंगे। जैसे कि कैलिफोर्निया वहाँ की सबसे बड़ी जो राज्य है, जो वहाँ पर जो है 55 इलेक्टर्स वहाँ से चुन के आते हैं। ओके, अब वहाँ पे क्या नियम है अमेरिका में कि इन 55 में से किसी ने मान लो कि ऐसा समझो कि अगर मान लो कि अब ये 55 में से ऐसा नहीं कि 27 सीट या 28 सीट जीतनी होती है, वहाँ सीट के रूप से नहीं बटा होता है, वहाँ लिस्ट के हिसाब से होता है। ओके, 55 लोगों की एक लिस्ट होती है। जैसे वहाँ 2 पार्टी है, कौन कौन सी पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ओके, और एक रिपब्लिकन पार्टी है। इन दोनों ही पार्टियों ने क्या किया, 55 लोगों की एक लिस्ट जारी कर दी। अब लोग वोट जो कर रहे हैं 55 लोगों के लिए एक साथ वोट कर रहे हैं, बेसिकली 55 लोगों की लिस्ट को वोट कर रहे हैं, ऐसा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे कि मान लो किसी ने जो है यहाँ पर 51% वोट जीत लिया, 50% से या एक वोट एक्स्ट्रा जीत लिया, तो फिर वो पूरा स्टेट ही उसके पास आ जाएगा, वो पूरा स्टेट ही उसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक स्टेट जीते। जैसे कि मान लो किसी ने 50% + 1 सीट जीत लिया कैलिफोर्निया से, तो वो पार्टी ने कैलिफोर्निया पूरा जीत लिया, तो उस पार्टी को कैलिफोर्निया से पूरे 55 इलेक्टर्स उस पार्टी के हो गए। उस पार्टी ने केवल 50% लोगों का ही वोट लिया, लेकिन कैलिफोर्निया के पूरे 55 सीट, पूरे 55 इलेक्टर उस पार्टी के हो गए। ओके, तो इसी कारण क्या होता है कि वहाँ पर कई बार कम पॉपुलर वोट मिलने पर भी कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कम पॉपुलर वोट मिलने पर भी कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये 55 लोगों की लिस्ट को वोट किया जा रहा है, ना कि
इन 55 लोगों को अलग अलग सीट बांट के वोट किया जा रहा है। ओके, मुझे मालूम है कि ये चीज़ अभी यहाँ समझाना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, आप लोग समझना का भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से अमेरिका के इलेक्शन के बारे में डिटेल समझाने होगा। ओके, तो इसके लिए मैं अलग से फिर समझाऊंगा। विज़न मैगज़ीन का जो मंथली है, मैं उसका भी चर्चा मुझे अब शुरू करना है, तो उसमें अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में जैसे ही आएगा, ओके, तो मैं उसके बारे में डिटेल चर्चा दूंगा। ओके, मंथली न्यूज़ विज़न मैगज़ीन का भी चर्चा होगा, उसमें इस चीज़ का भी डिटेल से चर्चा की जाएगी। अभी इसको फिर तत्काल इतना ही रहने दो। ओके, बाइडेन जो है पहले उपराष्ट्रपति थे बराक ओबामा के समय में, सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति वो होंगे, 78 साल में वो राष्ट्रपति बनेंगे बाइडेन। ओके, तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 78 साल में कोई राष्ट्रपति वहाँ पर 78 साल की उम्र कोई राष्ट्रपति वहाँ बन रहा है। ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको जानना चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप भी तत्काल इसके बारे में कुछ जान सकते हो। ओके, चलो, विज़न मैगज़ीन की चर्चा करते वक्त ही इस पर डिटेल से चर्चा की जाएगी, क्योंकि यहाँ डिटेलिंग करने पे काफ़ी लंबी ये वीडियो हो जाएगी, उसका कुछ खास मतलब नहीं बनता। चलो, अगला न्यूज़ है हमारा थल सेनाध्यक्ष का नेपाल यात्रा। इसको समझते हैं। हमारे जो थल सेनाध्यक्ष हैं एम नरवणे साहब, वो नेपाल की यात्रा पे गए। ओके, और नेपाल और भारत के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण अभी संबंध चल रहा था कहो। इस यात्रा के बाद जो है ये तनाव थोड़ा कम हुआ। इस तनाव के पीछे कारण ये था कि नेपाल ने एक ऐसा मैप जारी कर दिया, उस मैप में कुछ ऐसे रीजन हैं जैसे कि काला पानी, लिम्पियाडूरा, लिपुलेख, और एक रीजन है बिहार का सुस्ता, पश्चिम चंपारण जिला में ये रीजन पड़ता है। ओके, तो ये जो 4 रीजन हैं, इन 4 रीजनों को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया, और नेपाल ने उस मैप को इवन संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ दिया। तो आप इससे समझ सकते हो कि नेपाल बहुत आगे बढ़ गया था। ओके, ये सब चीज़ वो चीन के सह पे कर रहा था, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। ओके, तो भारत नेपाल संबंध में तनाव का सबसे बड़ा कारण ये था, नेपाल ने नया मैप जारी कर दिया था। इसके पीछे कारण ये भी था कि भारत ने भी जो है कुछ इलाके जो हैं खासकर वो अपने पास दिखाए थे। ओके, काला पानी के इलाका को लेकर हमेशा से भारत नेपाल के बीच में थोड़ा सा तनाव रहता है। तो भारत ने जब यहाँ पर एक रोड बनाने की बात कही, खासकर कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर, तो उसको लेकर नेपाल से कुछ रिएक्शन आया, फिर वो बात बढ़ती ही गई। ओके, लेकिन इसके पीछे चीन का भी साजिश है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। चलो, लेकिन ये जो भी मुलाकात हुई थल सेनाध्यक्ष की नेपाल जाकर, ओके, नेपाल के राष्ट्रपति से, वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, इससे तनाव जो है थोड़ा सामान्य हो चुके हैं। और यहाँ पर एक 5 दशक पुरानी परंपरा की भी चर्चा है। वो परंपरा ये है कि हमारे यहाँ के जो आर्मी जनरल होते हैं उनको वहाँ के जनरल की उपाधि दी जाती है, और नेपाल के जो होते हैं उनको यहाँ की मानद जनरल की उपाधि दी जाती है। ओके, ये 5 दशक पुरानी परंपरा है जो बताता है कि हमारे नेपाल के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कि किसी की आर्मी जनरल को यहाँ की मानद जनरल की उपाधि देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये दोनों देश देते हैं, तो एक खास बात है ये। ठीक है, चलो, उसके बाद हमें ये समझना है कि भारत जो है अभी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और चीन के साथ जो तनाव चल रहा है, इसी बीच में भारत अपने जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये भारत की भी कोशिश है, क्योंकि जब चीन तनाव हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, उनसे तनाव चल रहा हो, तो बाकी जो पड़ोसी कम से कम उनसे हमारा संबंध काफ़ी मजबूत हो, ये कोशिश भारत की रह रही है। तो उसी क्रम में भारत नेपाल के साथ बिगड़ते संबंधों को फिर से ठीक करने की कोशिश की, जिसके तहत हमारे जो आर्मी जनरल है वो नेपाल गए, एम नरवणे साहब। ठीक है, चलो, अंतिम न्यूज़ है कि एक निजी कंपनी है जिसके बारे में चर्चा की पहले भी, स्पेस एक्स, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 यात्रियों को भेजा है। ओके, नासा ने इस स्पेस एक्स कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, उसकी सहायता से ये काम किया है, उसका सर्विस लिया है नासा ने यहाँ। तो पहली बार ऐसी कोई सेवा किसी प्राइवेट कंपनी ने दी है। इस कंपनी के पास, स्पेस एक्स के पास, इसके मालिक जो हैं वो एलॉन मस्क हैं, बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर हैं दुनिया के अभी। ओके,
तो एलॉन मस्क साहब के पास जो है एक रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट, बहुत ही पावरफुल रॉकेट है ये दुनिया की। एक ड्रैगन कैप्सूल की भी सहायता लेगी। ड्रैगन कैप्सूल के अंदर जो चारों यात्री बैठेंगे, फाल्कन 9 रॉकेट इनको वहाँ तक ले जाएगा। उसके बाद ड्रैगन कैप्सूल को जो है वो आईएसएस तक पहुँचाने का काम रहेगा। आईएसएस जो है वो लोअर ऑर्बिट में या कह लो ऑर्बिट में, ओके, वहाँ पे एक स्टेशन है, वहाँ पे एक समझ लो कि चारों तरफ से घूमता हुआ एक स्टेशन है, ओके, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। स्टेशन है ये आईएसएस जो ऐसे चक्कर काट रहा है, ओके, और इसी आईएसएस में इन यात्रियों को भेजा गया है, ओके। तो इस आईएसएस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या जानना है आईएसएस के बारे में, ये ध्यान रखना है कि ये लो ऑर्बिट में, पहली बात, ठीक है, ध्यान रखना है क्या है, तो लो ऑर्बिट में है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लो ऑर्बिट का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि पृथ्वी से ये लो ऑर्बिट हुआ, ये हाई ऑर्बिट हो गए, ओके, बेसिकली मीडियम ऑर्बिट कहा जाता है, फिर एक हाई ऑर्बिट भी होता है, ओके। यानी पृथ्वी जितनी दूरी है उसी हिसाब से उनका नामकरण कर दिया गया, लो ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट, ओके, कुछ खास दूरियों पे, ओके। चलो, अब क्या है कि आईएसएस ये कुछ खास देश हैं, जैसे कि नासा, अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, रूस की जो है रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए, इन सबका नाम लिखा हुआ है आपकी मैगजीन में। मैं उन सबका नाम अभी यहाँ लिख नहीं रहा। तो इन सब ने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाया था, ओके। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, इन सबों का संयुक्त परियोजना है, इन सब देशों का, ओके, नासा का, जाक्सा का, ईएसए का, रॉसकॉस्मोस का और सीएसए का, ओके। इसके बारे में चर्चा है आपके मैगजीन में, उसको ध्यान से पढ़ना, सबका नाम याद भी कर लेना, ओके। भारत का आईएसएस के साथ कोई संबंध तत्काल नहीं है, भारत इसमें इस समझौते में नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलो, तो ये जो 20 साल इसके पूरे हो चुके हैं स्टेशन के, और लगातार 20 साल से यहाँ पे कोई ना कोई जा ही रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमेरिका के जा चुके हैं लोग। टोटल अब तक 241 अंतरिक्ष यात्री यहाँ गए हैं, जिसमें 152 अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के हैं, ओके, और बाकी जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो जिसमें 48 रूस के हैं, फिर बाकी छोटे छोटे कई देशों के हैं, ओके। तो इन सभी देशों ने मिलकर यहाँ पर इस परियोजना को चला रखा है, आईएसएस को, ओके। अच्छा, यहाँ पे आईएसएस में लोग जाते हैं, वहाँ पर रह भी सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा कह रहा है यहाँ आपके मैगजीन में कि फुटबॉल जो फील्ड होता है, फुटबॉल का जो मैदान होता है, उसकी आकार का 460 टन वजन का ये एक पूरा एक स्टेशन है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर ये काट रहा है। स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर ये काट रहा है, ओके। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसकी, 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा, 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हो इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी, इस स्पीड से ये घूम रहा है। हर 93 मिनट्स में ये पृथ्वी का चक्कर काट लेता है, ओके। इसमें एक साथ 6 से 7 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर रह सकते हैं, ओके। ये 4 गए हैं, 3 ऑलरेडी वहाँ पर हैं, उन तीनों ने इनका स्वागत किया है। इन चारों में से 3 जो है अमेरिका के हैं और 1 जो है जापान के हैं, जो अभी वहाँ पर स्पेस एक्स कंपनी ने भेजा है, ओके। तो ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पूरा चर्चा। इस चर्चा का मुख्य मकसद ये था कि आपको ये मैगजीन समझ में आए। बहुत सारे बच्चे इस मैगजीन को पढ़ते हैं, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मैगजीन को पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मैगजीन समझना अलग बात होता है, बस यूं ही पढ़ लेना अलग बात होता है, ओके। तो मेरी कोशिश बस आपको ये समझाने की है, आपको ये समझना है, और समझने के बाद इस मैगजीन को खुद से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, कभी भी कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे जिसमें मैं इसकी आर्थिक जो भी खबरें हैं उसकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद।